आओ बच्चों, तो पिछली क्लास तक हमने इसमें कुछ पुष्प के कंटेंट पढ़े। आज अपन इसके कुछ कंटेंट को और पढ़ेंगे। वैसे कोशिश करूंगा कि मैं आज की क्लास में आपको दो कंटेंट, एक बाह्य दलपुंज और एक दलपुंज पूरा पढ़ा दूं। एनसीईआरटी में इनके लिए बहुत ही थोड़ा सा लिखा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, बाह्य दलपुंज में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। जितना बाह्य दलपुंज में लिखा हुआ है उतना तो अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ बाहर से भी पढ़ाऊंगा। आपको मेरे साथ उनको पढ़ना है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले एक परिभाषा से कि नियमित पुष्प किसे कहेंगे। आपके नोट्स में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा पुष्प जिसके किसी भी पुष्प चक्कर के सारे पुष्प पत्र एक जैसे होते हो। मतलब बाह्य दलपुंज के सारे बाह्य दल आकार में, आकृति में, रंग में, उद्भव में, सब में एक जैसे होंगे। ऐसे दलपुंज के सारे दल एक जैसे होंगे। पुमंग के सारे पुंकेसर एक जैसे होंगे। जायांग के सारे स्त्री केसर एक जैसे होंगे। तो जब किसी पुष्प चक्कर के सारे पुष्प पत्र आकार, आकृति, रंग, उद्भव सब में एक जैसे हो तो ऐसे पुष्प को बोलते हैं नियमित पुष्प। और नियमित पुष्प त्रिज्या सम्मित होते हैं, क्योंकि सब कुछ बराबर है तो कहीं से भी काट लो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के द्वारा, वो दो समान अर्धांश में बटेगा, तो ऐसा पुष्प कहलाता है नियमित पुष्प। और एक परिभाषा पढ़ोगे आप अनियमित पुष्प की, ये रही, नियमित के बाद में अनियमित पुष्प। मतलब जब किसी पुष्प के पुष्प चक्कर के पुष्प पत्र पूर्णतः समान नहीं हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कहीं ना कहीं उनमें विभिन्नता होती हो, तो ऐसे पुष्प को बोलते हैं अनियमित पुष्प। और हम इतना जानते हैं कि अनियमित पुष्प त्रिज्या सम्मित नहीं होंगे, चाहे वो एक व्यास सम्मित हो चाहे वो असम्मित हो, लेकिन वो त्रिज्या सम्मित नहीं होंगे। कह रहे दो परिभाषाएं और आ गई मेरे दिमाग में, इससे मैंने पढ़ा दी। अब हम स्टार्ट करते हैं पुष्प के चक्रों को, जिसमें मैं पहला चक्कर लेके आ रहा हूं आपके सामने, बाह्य दलपुंज। ये लीजिए, पहला चक्र स्टार्ट किया यहां से और ये आ गया बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हो क्या, कैलिक्स, और इसका प्रतीक लिखा जाता है के। तो परिभाषा आ गई। आपने परिभाषा पहले ही पढ़ी थी कि पुष्प के पुष्पासन पर स्थित पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, जिसका प्रत्येक सदस्य बाह्य दल होता है। ध्यान दीजिए, इसका प्रत्येक सदस्य बाह्य दल होता है। मतलब बाह्य दलपुंज की इकाई क्या होती है, बाह्य दल होती है। आप देख सकते हो इसका प्रतीक आपने के लिखा ही है। ध्यान से अपन एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाह्य दलपुंज की इकाई क्या होती है, बाह्य दल होती है। पहले भी पढ़ाया था, टेबल में लिखा था कल की क्लास में। हम ये भी कह सकते हैं कि बाह्य दल प्राय हरे रंग के होते हैं, रोज नहीं, प्राय हरे रंग के होते हैं, आपने पढ़ा था। और हरे रंग के होकर ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, आप जानते हो। एक और कार्य करते हैं ये चूंकि पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर स्थित है, अतः ये पुष्पासन पर पुष्प के अन्य चक्रों को कलिका अवस्था में सुरक्षा भी देते हैं। ये दो कार्य आपने इसके पढ़े थे, आप जानते हो कि बाह्य दलपुंज प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है और अन्य चक्रों को कलिका अवस्था में सुरक्षा देने का कार्य भी करता है। एक खास बात है, कभी कभी बाह्य दल का रंग हरा नहीं होता, हरे के अलावा दूसरा रंगीन रंग होता है इसका। रंगीन दल होते हैं, लेकिन बाह्य दल होके भी ये रंगीन हो गया, तो ऐसा बाह्य दल जो हरे रंग का ना होकर अन्य किसी दूसरे रंग का हो जाता है, उसको बोलते हैं दलाभ बाह्य दल। देखो शब्दों पे आना, दलाभ, दल जैसा बाह्य दल। ये देखो दलाभ बाह्य दल। मैंने एक बात बोली है, पेटेलोइड सेपल, ये रहा दलाभ, दल जैसा कौन, बाह्य दल। तो कभी कभी बाह्य दल दलों के समान रंगीन हो जाता है। जब बाह्य दल दलों के समान रंगीन हो जाता है तो इसका नाम होता है दलाभ बाह्य दल, पेटेलोइड सेपल। ये याद करने की बात है। अब कभी कभी बाह्य दलपुंज में बाह्य दलों की संख्या विषम होती है, या तो 3 या 5, तो ऐसे बाह्य दल कहलाते हैं विषम बाह्य दल। याद करने की बात है। अब विषम बाह्य दल कभी कभी मात्रक्स की ओर होता है और कभी कभी उसके विपरीत दिशा में होता है। मात्रक्स की ओर होने पर इसको बोलते हैं पश्य विषम बाह्य दल। ये याद करना है, इसमें कोई डाउट नहीं बनता है। आप आगे जब फैमिलीज पढ़ोगे तो चित्रों से पढ़ोगे। पश्य विषम बाह्य दल गुड़हल में होता है,
जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, गुड़ल में ऐसे 5 बाह्य दल होते हैं, ऐसे एक, ये बाह्य दल का चिन्ह है जो आप चित्र में काम में लोगे, ऐसे 2, ऐसे इधर बना दिया 3, ऐसे इधर बना दिया 4 और ऐसे इधर बना दिया 5। ये देखिए, ये देखिए, ये 5 और 5 होते ही ये विषम हो गया। अब आप देख सकते हो इसमें, ये देखिए, ये मात्रक्स है, ये निशान मात्रक्स का, तो ये वाला मात्रक्स की ओर है, यानी ये पश्य हो गया, मात्रक्स की ओर स्थित शिरा पश्य शिरा, तो इसमें पश्य विषम बाह्य दल है। और अगर इसका उल्टा होता ये, तो विषम बाह्य दल अग्र हो जाता, मटर में होता है, जैसे मटर में ऐसे पढ़ते हो आप आगे मटर का चित्र पढ़ोगे मुझसे, ये 1, ये 2, छोटा बनाया मैंने इस बार, ये बाह्य दल का प्रतीक हो गया, ये 3, ये 4, ये 3, ये 4 और ये 5। आप इनको जोड़ सकते हो, 1 2, ये देखिए, ये देखिए, ये मात्रक्स, अब की बार विषम ये अकेला ये रहा, ये मात्रक्स के विपरीत दिशा में है, इसको बोलते हैं अग्र विषम बाह्य दल। ये मटर में होता है, सेम में होता है, ये आपके गुड़हल में होता है, ये है पश्य विषम बाह्य दल। याद करने की बात है। अब एक काम की बात, कभी कभी बाह्य दल पुंज में जब एक से ज्यादा बाह्य दल होते हैं, तो ये बाह्य दल एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे को मैंने इस चित्र में जोड़ रखा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इनके लिए अलग अलग टर्म है। जब बाह्य दलपुंज के बाह्य दल एक दूसरे से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जुड़े हुए हो, थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ हो सकता है, पूरा भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो ऐसा बाह्य दलपुंज कहलाता है संयुक्त बाह्य दली बाह्य दलपुंज। ध्यान देना, संयुक्त बाह्य दली, एक टर्म बोली मैंने, संयुक्त बाह्य दली, अंग्रेजी में बोलते हैं गेमोसेपेलस। ध्यान देना, संयुक्त बाह्य दली अवस्था, जब बाह्य दलपुंज के बाह्य दल एक दूसरे से आंशिक या पूर्ण रूप से जुड़े हुए हों, तो उसको संयुक्त बाह्य दली अवस्था कहते हैं। अब इसका प्रतीक काम में लेना आपको, अब आप जब फैमिली पढ़ोगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। इसका प्रतीक होता है के दाईं तरफ मेरा दायां हाथ, आधार पर बाह्य दलों की संख्या लिख दो, बाह्य दलों की संख्या, और उसको कोष्टक में बंद कर दो। अगर संख्या छोटे कोष्टक में बंद है तो वो संयुक्त अवस्था है। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर K5 और ब्रैकेट में, तो इसको कैसे पढ़ोगे, कितने बाह्य दल है, 5, और कौन सी अवस्था है, ब्रैकेट में होने पर संयुक्त बाह्य दली अवस्था है। ऐसे आप एक और पढ़ोगे, पृथक बाह्य दली अवस्था। अब ये क्या है, कभी कभी बाह्य दलपुंज के बाह्य दल एक दूसरे से पूर्ण पृथक होते हैं, कहीं से भी नहीं जुड़े हुए, पूरी तरह से अलग अलग है। और जब बाह्य दलपुंज के बाह्य दल एक दूसरे से पूर्ण पृथक होते हैं, तो यह अवस्था पृथक बाह्य दली अवस्था कहलाती है, जिसका प्रतीक हो रहा है के दाईं तरफ आधार पर बाह्य दलों की संख्या होगी, लेकिन वो बिना कोष्टक के लिखी जाएगी। जैसे कल को मैं लिखता K5 बिना ब्रैकेट के, तो आप पढ़ते 5 बाह्य दल है और पृथक बाह्य दलीय अवस्था है। ये याद करने की बात है, एक है संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था, एक है पृथक बाह्य दलीय अवस्था, प्रतीक साथ साथ लिखते रहना। अब आगे आ रहा है बाह्य दल के प्रकार। आपके पैकेज में 3 प्रकार लिखे हुए हैं, एक आसुपाती बाह्य दल, एक पर्णपाती बाह्य दल और एक चिरस्थायी बाह्य दल। आसुपाती बाह्य दल, ऐसा बाह्य दल जो पुष्पकलिका के खिलते ही नीचे गिर जाए, पुष्पकलिका ओपन हुई और खिलते ही नीचे गिर गया, उसको बोलते हैं आसुपाती। ध्यान देना, अंग्रेजी में कैडेकस।
दूसरा पर्णपाती, ये जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तब झड़ता है, या यूं बोल दीजिए निषेचन के पहले झड़ता है, तो उसको बोलते हैं पर्णपाती। और एक होता है चिरस्थायी बाह्यदल, इसका एक और नाम है अपाती बाह्यदल। ये समझने की बात है, ये यहां गया चिरस्थायी, या इसका एक और नाम और अपाती। ए माने नहीं, पाती माने पड़े, मतलब ऐसा बाह्यदल जो फल बन जाने के बाद भी नहीं झड़े, इवन जो फल के साथ लगा रहे, उसको अपन बोलते हैं चिरस्थायी या अपाती बाह्यदल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। ये सोलेनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है, ज्यादातर में सोलेनेसी कुल में होता है ये चिरस्थायी या अपाती। सोलेनेसी कुल के कई सारे एग्जाम्पल अभी आप पढ़ोगे, बैंगन, रसबरी, मिर्ची, ये इनमें होता है। मतलब फल बन जाने के बाद भी लगा रहे तो उसको चिरस्थायी बाह्यदल बोल देते हैं, अपाती बाह्यदल बोल देते हैं। ये दो प्रकार के पढ़ते हो, चिरस्थायी अपाती बाह्यदल। एक मैक्रेसेंट और दूसरा पढ़ोगे आप एक्रेसेंट। एक मैक्रेसेंट और एक एक्रेसेंट। पहले मैक्रेसेंट, ये फल से छोटा होता है और मोटा होता है, चमड़े नुमा होता है। ऐसा चिरस्थायी बाह्यदल जो फल से छोटा हो, छोटा होगा तो मोटा और मांसल होगा, और साथ में ये चमड़े नुमा लेदरी होगा, मोटा व मांसल और चमड़े नुमा होगा। ये इसको बोलते हैं मैक्रेसेंट। ये बैंगन में होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल बैंगन। बैंगन का डायग्राम आप जानते हो, ऐसे एक प्लांट के नाम से जाना जाता है बैंगन। इसके ऊपर एक ऐसे मुकुट लगा होता है, ये देखो, ये साइड वाले, ये वाले हरे रंग के होते हैं, मोटे मांसल होते हैं, फल से छोटे होते हैं, चमड़े नुमा होते हैं, तो उनको बोलते हैं मैक्रेसेंट, चिरस्थायी बाह्यदल। और एक होता है एक्रेसेंट, इसका ठीक उल्टा। ये ऐसे चिरस्थायी बाह्यदल होते हैं जो फल से बड़े होते हैं, बड़ा। ये पतला और झिल्ली नुमा होता है, पूरे फल को ढक लेते हैं, ये पूरे के पूरे फल को ढके रहते हैं ये। और ये होते हैं एक्रेसेंट, और ये पाया जाता है रसबरी में, फाइसेलिस। ये किसे बताया मैंने आपको? फाइसेलिस। फाइसेलिस बोटेनिकल नाम है रसबरी का, फाइसेलिस पेरुवियाना, ये रसबरी में होते हैं। तो ये तीन प्रकार के बाह्यदल। इसमें आशुपाती और पर्णपाती नहीं आता, चिरस्थायी आता है, इसलिए मैंने बोर्ड पर लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये। खैर, अब आगे बाह्यदल के कई रूपांतरण या कई रूप लिखे हैं। ये बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए बता देता हूं मैं। इनसे पुराने जमाने में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। हम कई प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें एक पढ़ेंगे आप विज्ञापन ध्वजक। पहला एडवर्टाइज फ्लैग। पहला क्वेश्चन आता है विज्ञापन ध्वजक किसका रूपांतरण है, तो आप बता दोगे ये बाह्यदल का रूपांतरण है। पहली बात तो ये एक प्रकार का बाह्यदल है। मतलब कुछ पुष्पों का बाह्यदल, एक बाह्यदल कुछ पुष्पों में अन्य बाह्यदलों से आकार में बड़ा हो जाता है और चटकीला तथा भड़कीला रंगों का हो जाता है। ध्यान देना, ये औरों से तो अलग भी हो गया है, आकृति में भी अलग हो गया, पत्ती जैसा हो जाता है ये, चटकीला और भड़कीला रंगों का हो गया। जैसे ये एक पुष्प बनाया मैंने, जैसे चटकीला भड़कीला रंग का हो जाता है ये। मैं बनाऊं एक बार, ये बाह्यदल बनाया जैसे मैंने। अब एक बाह्यदल, ये इसका बाह्यदल ही है, मान लीजिए ये औरों से अलग हो गया, पत्ती जैसा हो गया और चटकीला भड़कीला रंग का हो गया और हवा में लहराता ही है, हवा के झोंकों के साथ। अब कोई रंगीन चीज लहराएगी तो क्या करेगी? वो कीटों को आकर्षित करेगी। एक तरह से ये कीटों को बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए विज्ञापन का काम कर रहा है। और इसी चटकीले भड़कीले युक्त, ध्यान देना, बड़े पत्ती सदृश बाह्यदल को अपन विज्ञापन ध्वजक कहते हैं। और ये म्यूसेंडा में पाया जाता है। ये किसी जमाने का, पुराने जमाने का फिक्स क्वेश्चन हुआ करता था मेडिकल एग्जाम का, क्या आएगा या आएगा। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, तो विज्ञापन ध्वजक किस में होता है? म्यूसेंडा में होता है। और एक किसका रूपांतरण होता है? बाह्यदल का रूपांतरण होता है। यह याद करने की बात है। नेक्स्ट जो दूसरा आप पढ़ोगे वो आ जाएगा सूल में बाह्यदल।
कभी कभी बाह्य दल सूल जैसा हो जाता है, नुकीला हो जाता है, ऐसे सिंगाड़ा में पड़ा आपने ये इस तरह से, ये देखो सिंगाड़ा खाया आपने बहुत सारा, उसके सीड्स पर आप देखो यहां पर ये नुकीले पॉइंटेड सूल में बाह्य दल, ये हो जाता है बाह्य दल आपका ट्रापा में पाया जाता है, सिंगाड़ा में पाया जाता है। याद करने की बात है। एक आपके लिखा है इसमें में बिल्कुल बकवास है ये, इस पर पुट बोलते हैं, इसमें बाह्य दल पीछे फैलकर एक नलिका समान संरचना बनाते हैं जिसमें जल का संचय होता है, मकरंद का भी संचय हो सकता है, और ये नलिका नुमा संरचना पुट कहलाती है। ये लार्क स्पर में होता है, किस होता है मैंने आपको लार्क स्पर में, ये इस बाह्य दल को शुष्क परिस्थितियों में सूखने से बचाती है। जैसे ये बाह्य दल है, अब ये पीछे की ओर फैल गया, ये देखो पश्च शिरे की ओर फैल गया, नुकीला हो गया, सॉरी नलिका नुमा हो गया, इसको बोलते हैं अपन पुट। और ये मैंने बताया कि इसमें चूंकि जल का संचय होता है तो एक कलिका अवस्था में पुष्प को शुष्क परिस्थितियों में सूखने से बचाती है, कम आता है। एक और आ गया पेपस, ये आ जाता है, पेपस पढ़ना है, विज्ञापन ध्वजक पढ़ना है। पेपस क्या है? कभी कभी बाह्य दल रोम सदृश संरचनाओं में रूपांतरित होता है, रोम जैसी रोमिल हो जाता है। जब बाह्य दल रोम सदृश संरचनाओं में रूपांतरित होता है तो हम इसको पेपस के नाम से जानते हैं, रोम सदृश संरचना में रूपांतरित होता है ये। और जब ये रोम सदृश संरचना में रूपांतरित होता है तो इसका नाम होता है पेपस। और जो पेपस होता है इसको, ये कंपोजिटिव कुल के पादपों की विशेषता, इसको ऐसे लिखते हैं के पी से, और ये कंपोजिटिव कुल की विशेषता है। कंपोजिटिव कुल में सूर्यमुखी आता है, ये उसमें पाया जाएगा। यह फलों के वायु प्रकीर्णन में सहायक होता है, ध्यान से, ये फलों के वायु प्रकीर्णन में सहायक होता है, मतलब फल को वायु के द्वारा उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। फलों के किस प्रकार के प्रकीर्णन में सहायक बताया मैंने? वायु प्रकीर्णन में सहायक। कौन? पेपस। ये लीजिए, तो अब तक आपने ये 4 प्रकार के बाह्य दल पढ़ लिए, इसमें विज्ञापन ध्वजक जरूर पढ़ेंगे और पेपस जरूर पढ़ेंगे। ये बाह्य दल पुंज समाप्त हो गया। एनसीईआरटी में तो बाह्य दल पुंज चालू करने से पहले ही खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं, वो आपको पढ़नी है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए उनको पढ़ना है। अब अपन इसमें एक नया चक्र चालू करते हैं, और वो नया चक्र क्या आ गया? दलपुंज। आ जाते हैं, दलपुंज की चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा आप पढ़ चुके हो, इंट्रोडक्शन आप कर चुके हो, वही दोबारा से रिपीट होने वाला है कि पुष्प के पुष्पासन पर बाहर से भीतर की ओर स्थित पुष्प का दूसरा चक्र, गिनती मैंने बाहर से भीतर की ओर करी है, ध्यान देना, इसलिए याद रखना है कि बाहर से भीतर की ओर स्थित दूसरा चक्र, ध्यान देना, बाहर से भीतर की ओर स्थित दूसरा चक्र दलपुंज कहलाता है। दलपुंज को आप जानते हो, अंग्रेजी में इसे आप कोरोला बोलते हो, और कोरोला के हिसाब से इसका प्रतीक कैपिटल सी होता है। इसका प्रत्येक सदस्य या इसकी इकाई दल कहलाती है। दल को अपन पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब वही बात है, दल प्राय रंगीन होते हैं, हरे रंग के अलावा दूसरे रंगों के होते हैं ये, और ये कीट परागण की क्रिया में कीटों को आकर्षित करते हैं। हालांकि कभी कभी दल भी बाह्य दलों के समान हरे हो जाते हैं, कभी कभी होता है ऐसा। तो जब ये बाह्य दल जैसे हो गए तो इनका नाम होगा बाह्य दलाभ दल। देखिए, बाह्य दलाभ मतलब बाह्य दल जैसे, कौन? दल। तो कभी कभी दल बाह्य दलों के समान हो जाते हैं, तो ऐसे दलों को बोलते हैं बाह्य दलाभ दल। बाह्य दलाभ, संधि विच्छेद करोगे तो बाह्य दल जैसा, कौन? दल। दलपुंज में जब एक से ज्यादा दल हो, अच्छा, और अगर ये एक दूसरे से आंशिक या पूर्ण रूप से जुड़े हुए हों तो यह अवस्था कहलाती है संयुक्त दलीय अवस्था। ध्यान से, मैंने एक बात लिखी है, गेमोपेटेलस कंडीशन, संयुक्त दलीय अवस्था। जब दलपुंज के दल एक दूसरे से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संयुक्त हो तो यह अवस्था संयुक्त दलीय अवस्था कहलाती है, गेमोपेटेलस
या सिन पेटेलस, और इसका प्रतीक वही सी के दाईं तरफ आधार पर दलों की संख्या लिखेंगे। संख्या को हमेशा दाईं तरफ आधार पर लिखा जाता है और संयुक्त अवस्था होने पर छोटे कोष्टक में बंद करके लिखी जाती है। जैसे अगर मैं यूं लिखूं C5 और छोटे कोष्टक में, तो आप बताओगे 5 तो संख्या है, मतलब इस दलपुंज में 5 दल होते हैं और ये संयुक्त दलीय अवस्था में होते हैं। और जब दलपुंज के दल एक दूसरे से पूर्ण पृथक हो, कहीं से भी जुड़े हुए नहीं हो, पूरी तरह से अलग अलग हो, तो यह अवस्था पृथक दलीय अवस्था कहलाती है। पॉलीपेटेलस कंडीशन, पृथक दलीय अवस्था, एक दूसरे से पूर्ण पृथक हो। तो इसका प्रतीक होता है सी के दाईं तरफ आधार पर दलों की संख्या लिखी जाती है, लेकिन यह बिना ब्रैकेट के, जैसे इस तरह से C5, इसका मतलब यह पृथक दलीय अवस्था है। यहां पर दलपुंज के दल एक दूसरे से पूर्ण पृथक हैं। खैर, ये 2 टर्म थी जो आपको पढ़नी है। आप जानते हो दल जो होते हैं एक्चुअली रंगीन होकर कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनमें मकरंद भी होता है दलों में, जो भी कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। अब अपन पढ़ते हैं दलपुंज के रूप। रूप कई तरह के हो सकते हैं। दलपुंज नियमित भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है। नियमित का मतलब होता है दलपुंज के सारे दल एक जैसे होंगे। अनियमित का मतलब होता है दलपुंज के दलों में भिन्नता होगी। कई सारे रूप है, मैं आपको केवल एक पढ़ाऊंगा, ये भी मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, पर ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। और वो है पेपिलियोनेसियस दलपुंज, यानी तितलियाकार दलपुंज। ध्यान से समझेंगे, ये रहा पेपिलियोनेसियस दलपुंज, ये अनियमित दलपुंज है। और अनियमित दलपुंज बोलते ही बिना कुछ बोले एक लॉजिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर अनियमित दलपुंज है तो जिस किसी पुष्प में ये होगा वो पुष्प एक व्यास सममित की त्रिज्या सममित। आपने पढ़ा था कि अनियमित पुष्प त्रिज्या सममित नहीं होते, इसका मतलब वो पुष्प त्रिज्या सममित नहीं होगा। बाकी चाहे कुछ भी हो, हालांकि जिस किसी में ये होगा वो एक व्यास सममित होगा। एक व्यास सममित के आपने एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं, तो उन्हीं में से किसी न किसी में एक होगा। ये आ जाते हैं पेपिलियोनेसियस दलपुंज में। यह पेपिलियोनेटी उपकुल के पादपों की विशेषता है, मटर कुल के पादपों की विशेषता है। मैंने फिर बोला मटर कुल, जिसका दूसरा नाम हो गया पेपिलियोनेटी। पेपिलियोनेटी ये उसमें होता है। चूंकि ये पेपिलियोनेटी में होता है, इसीलिए इसका नाम लिखा गया है पेपिलियोनेसियस दलपुंज। मटर में होता है ये। अब देखो, इसको याद करने का तरीका है C1 + 2 + 2 और ये ब्रैकेट, ये ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब है कि दलपुंज में 5 दल होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है 5 दल, लेकिन मैंने 5 को एक साथ नहीं लिखा, 3 टुकड़ों में लिखा है। यह एक नियम है कि जितने अंक होंगे उतने ही चक्र होंगे। मतलब ये दलपुंज कितने चक्रों में होगा? 3 चक्रों में होगा, क्योंकि 3 अंक लिखे हुए हैं। और गिनती हमेशा बाहर से भीतर की ओर होगी। मतलब तो सबसे बाहर कितना होगा? 1। उसके अंदर कितने होंगे? 2। और सबसे अंदर कितने होंगे? 2। ये नियम है, गिनती बाहर से भीतर की ओर होती है। अब बिना कुछ बोले आप इतना समझ गए कि इस प्रकार के दलपुंज में, पेपिलियोनेसियस दलपुंज में 5 दल होते हैं, 3 चक्रों में विन्यासित होते हैं। बाहरी चक्र में एक होता है जो सबसे बड़ा होता है। ये देखिए, ये बाहरी चक्र का दलपुंज मैं बनाऊं, ये एक बनाया मैंने, ये ऐसा सा बना दिया। ये सबसे बड़ा, सबसे बाहर, इसको बोलते हैं अपन ध्वजक, स्टैंडर्ड, मानक। इसको अपन स्टैंडर्ड मतलब मानक, ध्वजक मतलब वैक्जिलम इंग्लिश में। इसको ध्वजक या मानक के नाम से जानते हैं। ये तो एक हो गया। इसके नीचे 2 स्वतंत्र पार्षद होते हैं। देखो 2 लिखा हुआ है, लेकिन संख्या नहीं, संख्या ब्रैकेट में नहीं है, तो ये स्वतंत्र हो गया। ये एक स्वतंत्र पार्षद हो गया। और ये इधर मैं बना दूं, एक और स्वतंत्र पार्षद हो गया। इसके नीचे 2 स्वतंत्र पार्श्वदल होते हैं, और इनको बोलते हैं पंख, विंग या एली। विंग या एली, ये 2 स्वतंत्र हैं।
और इनके नीचे दो संयुक्त अग्रदल होते हैं। ये देखो, ये संयुक्त होंगे, ये देखो संयुक्त है, तभी ब्रैकेट में लिखा है, अग्र सिरे की तरफ है ये। इनको बोलते हैं कील या कार्निया। और आप ये भी देख रहे हो, ये संयुक्त होकर नोतल जैसी आकृति की रचना बनाते हैं। तो अगर कोई ऐसा दलपुंज है तो उसको बोलते हैं पेपिलियोनेसियस दलपुंज या मटरकुलीय दलपुंज। यानी पूरी बात, इस प्रकार के दलपुंज में 5 दल होते हैं जो 3 चक्रों में विन्यासित होते हैं। बाहरी चक्र में एक होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसको अपन ध्वजक या मानक कहते हैं। इसके नीचे 2 स्वतंत्र पार्श्व दल होते हैं। इन स्वतंत्र पार्श्व दलों को अपन विंग या एली के नाम से जानते हैं। इनके नीचे 2 संयुक्त अग्रदल होते हैं और ये संयुक्त होकर नोतल जैसी आकृति की रचना बनाते हैं और इन संयुक्त अग्रदलों को कील या कार्निया कहते हैं। और ऐसा दलपुंज पेपिलियोनेसियस दलपुंज या मटरकुलीय दलपुंज के नाम से जाना जाता है। ये मटरकुलीय पादपों की विशेषता है। मटरकुल में मटर आ जाता है, सेम आ जाती है, ये उनमें पाया जाता है। अब डायग्राम देखकर आप पता कर सकते हो बहुत आराम से कि जिस किसी में भी ये होगा वो पुष्प एक व्यास सम्मित ही होगा। एक तल से तो 2 समान अर्धांशों में बढ़ जाएगा ये, बाकी किसी से भी नहीं बटेगा। इसलिए मटर कुल के पौधे आप पढ़ोगे आगे, एक व्यास सम्मित होंगे। मटर, सेम, आपने पुष्प की सम्मिति में एक व्यास सम्मित पुष्पों के उदाहरणों के साथ ही लिखा था। तो ये हो गया पुष्प के रूप में आपने पहला पढ़ लिया पेपिलियोनेसियस दलपुंज अनियमित पुष्पों में। अब आगे इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं और वो है पुष्पदल विन्यास। आ जाते हैं पुष्पदल विन्यास को लेकर। ये यहां पर पुष्पदल विन्यास, एस्टाइवेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, एस्टाइवेशन। एनसीईआरटी में 4 चित्र इसके बने हुए हैं, ध्यान से पढ़ना है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या है पुष्पदल विन्यास? ये बाह्य दलपुंज या दलपुंज में किसी एक पुष्प पत्र की किसी दूसरे पुष्प पत्र के सापेक्ष व्यवस्था है, विन्यास व्यवस्था। किसकी? बाह्य दलपुंज के बाह्य दलों की या दलपुंज के दलों की एक दूसरे के सापेक्ष जो व्यवस्था है उसे अपन पुष्पदल विन्यास कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये या तो बाह्य दलपुंज में देखा जाता है या दलपुंज में देखा जाता है। आप एक टर्म और पढ़ोगे सहायक चक्कर में, परिदल पुंज, ये उसमें भी देखा जा सकता है, आवश्यक चक्रों में नहीं देखा जाता ये। तो बाह्य दलपुंज के बाह्य दलों का या दलपुंज के दलों का या परिदलपुंज के परिदलों का एक दूसरे के सापेक्ष जो विन्यास होता है उसे अपन पुष्पदल विन्यास कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बाह्य दलपुंज में बाह्य दलों का या दलपुंज में दलों का या परिदलपुंज में परिदलों का, यह सहायक चक्रों में देखा जाता है। एक दूसरे के सापेक्ष जो विन्यास होता है उसे अपन पुष्पदल विन्यास कहते हैं। एनसीईआरटी से 4 प्रकार का लिखती है, होता 3 प्रकार का है पर एनसीईआरटी 4 प्रकार का लिखती है। हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको। अपन पहला पढ़ेंगे इसमें कोर स्पर्शी, अभी पढ़ेंगे। वालवेट अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। दूसरा पढ़ोगे आप इसमें कोर स्पर्शी के बाद में, दूसरा व्यावर्तित, ट्विस्टेड अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, चित्रों से समझ में आएगा ये। तीसरा पढ़ोगे आप इसमें दैट इज, पहला कोर स्पर्शी, दूसरा व्यावर्तित, तीसरा कोर छादी। अब कोर छादी के कई प्रकार होते हैं, एनसीईआरटी इसको अलग लिखती है। कोर छादी को वो एक लिखती है वैक्जिलेरी, ध्वजी है।
या इसको बोलते हैं अवरोही कोर छादी, पढ़ेंगे अपन इसको भी। और चौथा एनसीईआरटी जिसको कोर छादी मानती है वो आरोही कोर छादी, आरोही कोर छादी, या इसको ही एनसीईआरटी केवल कोर छादी लिखती है। तो ये चार प्रकार, कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, ध्वजीय या अवरोही कोर छादी और आरोही कोर छादी। हकीकत में ये दोनों ही कोर छादी हैं, पर एनसीईआरटी आरोही कोर छादी को कोर छादी मानती है। इसे कोर छादी के नाम से आने पर आप आरोही कोर छादी समझेंगे। एक एक करके पढ़ लेते हैं। कोर स्पर्शी पढ़ाऊंगा क्या इसमें मैं दलपुंज में दलों का या बाह्य दलपुंज में बाह्य दलों का एक दूसरे के सापेक्ष जो विन्यास है वो पढ़ाऊंगा। अब मैं दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं दलपुंज के हिसाब से इसको पढ़ाऊंगा। यहां पर वही बातें बाह्य दलपुंज के लिए लग जाएगी। और दलपुंज के दल को चित्र में इस निशान के द्वारा दिखाते हैं, आधा चांद, ये मान लीजिए आप। तो पहले लेके आ रहे हैं कोर स्पर्शी, नाम ही कह रहा है कोर मानी किनारे, स्पर्शी का मतलब स्पर्श करेंगे। मतलब इस प्रकार के दल विन्यास में दलपुंज के दलों के किनारे, ये देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दलपुंज के दलों के किनारे एक दूसरे को या तो स्पर्श कर लेंगे और या स्पर्श करने वाले होंगे, या तो स्पर्श करेंगे, टच कर लेंगे, और या टच करने वाले होंगे। परंतु यहां पर कोई भी दल किसी दूसरे दल से ना तो ढका जाता है और ना किसी दूसरे को ढकता है। मतलब यहां ढका ढकी नहीं होगी, ना कोई किसी के ऊपर है ना कोई किसी के नीचे है। आप चित्र में देख सकते हो सभी की कोर या तो एक दूसरे को स्पर्श कर लेगी या स्पर्श करने वाली होगी। यहां पर कोई किसी के ऊपर या कोई किसी के नीचे नहीं होगा, या यूं कहे कोई किसी से ना तो ढका जाएगा और ना कोई किसी को ढकेगा। मतलब इसमें अतिव्यापन अनुपस्थित होता है। सवाल आया हुआ है ध्यान से, किस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में अतिव्यापन नहीं पाया जाता? कोर स्पर्शी में नहीं पाया जाता, अतिव्यापन अनुपस्थित। मैं यहां लिख रहा हूं अतिव्यापन अनुपस्थित। किनारे स्पर्श कर सकते हैं या स्पर्श करने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं कोर स्पर्शी। अब ये कोर स्पर्शी किस में पाया जाएगा? कई सारे एग्जांपल है। सरसों में होता है, याद करना पड़ेगा। कैलोट्रोपिस जिसे अपन आग कहते हैं उसमें होता है। शरीफा जिसे कस्टर्ड एप्पल कहते हैं ये उसमें होता है। एग्जाम्पल याद करने हैं। क्वेश्चन आता है निम्नांकित में से किस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में अतिव्यापन नहीं पाया जाता? कोर स्पर्शी में नहीं होता। चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख रहे हो। दो चित्र दिए हुए हैं, एक चित्र पुष्प जो बोर्ड पर बना हुआ वो दिखाया है, और दूसरा चित्र उसने एक पुष्प का दिखाया है। उसके किनारों को देखो, पंखुड़ियों के किनारे को देखो केवल, तो आपको लगेगा किनारे एक दूसरे को स्पर्श करने वाले हैं। हो सकता है स्पर्श कर ले और हो सकता है स्पर्श नहीं भी करे, पर ऊपर नीचे नहीं होगा कोई किसी के। इसका मतलब अतिव्यापन नहीं है पहले चित्र में, इसका मतलब पहला वाला कोर स्पर्शी है। दूसरा लेके आते हैं व्यावर्तित, ट्विस्टेड। ये रहा दूसरा। अब ये क्या है, यहां लिख देता हूं ट्विस्टेड, व्यावर्तित, ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है? इसमें अतिव्यापन होगा और नियमित अतिव्यापन होगा। चित्र से समझ में आएगा आपके, चित्र बना हुआ आपके। ये मैंने यहां एक दल बनाया, ये दूसरा दल बनाया, ये तीसरा दल बनाया, ये चौथा दल बनाया, ये पांचवा दल बना दिया। समझिए, चित्र को देखते ही वर्णन हो जाएगा आराम से।
ये लीजिए। अब आप किसी भी दल को देखिए, जैसे मैं एक नंबर दे रहा हूं, ये एक दल है, इसकी एक किनारा बाहर है और इसका दूसरा किनारा अंदर है। दूसरे को भी देखोगे तो एक ढक रहा है, बाहर है, दूसरा ढका जा रहा है, अंदर है। तीसरे को देखोगे तो एक ढक रहा है, बाहर है, और दूसरा दूसरी ओर से ढका जा रहा है, अंदर है। ऐसे ही चौथे का भी एक बाहर एक अंदर, पांचवे का भी एक बाहर एक अंदर, सब में एक जैसी बात आ रही है। पूरी बात ये हो गई। ऐसा पुष्पदल विन्यास जिसमें किसी एक पुष्प पत्र की एक कोर अपने एक ओर के पड़ोसी से ढकी जाए और उसकी दूसरी कोर अपने दूसरी ओर के पड़ोसी को ढके, एक ढकी जाए और दूसरी ढके, एक एक तरफ से ढकी हुई हो, दूसरी दूसरी तरफ को ढके हुए हो, तो ऐसे पुष्पदल विन्यास को व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास कहते हैं। इसमें यह ढका और ढकी नियमित रूप से पाई जाती है। आप देख रहे हो हर में एक जैसी व्यवस्था है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नियमित अतिव्यापन। इंपोर्टेंट, ऐसा पुष्पदल विन्यास जिसमें नियमित अतिव्यापन पाया जाता हो वो व्यावर्तित कहलाता है। किसी भी पुष्प पत्र की एक कोर अपनी एक ओर के पड़ोसी को ढकती है और दूसरी कोर दूसरी ओर के पड़ोसी के द्वारा ढकी जाती है, और यही क्रम पूरे चक्कर में दोहराया जाता है, अर्थात इसमें नियमित अतिव्यापन पाता है, तो उसको बोलते हैं व्यावर्तित। ये व्यावर्तित किस में पढ़ोगे आप? ये आप कपास में पढ़ोगे, ये आप गुड़हल में पढ़ोगे। कपास का आया हुआ है, मालवेसी कुल के दलपुंज ऐसे ही होते हैं, याद करने की बात है। इनमें नियमित अतिव्यापन था। अब तीसरा लेके आ रहा हूं मैं, तीसरा लेके आ रहा हूं मैं कोर छादी, तीसरा प्रकार, या मैं इसका एक और नाम लिख देता हूं, आरोही कोर छादी। देखो अब कंडीशन क्या बची है भाई, या तो अतिव्यापन होगा या अतिव्यापन नहीं होगा। अगर अतिव्यापन होगा तो वो या तो नियमित होगा या अनियमित होगा। आपने नियमित अतिव्यापन पढ़ लिया है, तो अब बचा कौन सा है? अनियमित अतिव्यापन। अनियमित का मतलब कोई पूरी तरह से बाहर और कोई पूरी तरह से अंदर, बता नहीं सकते आप कौन बाहर कौन अंदर। तो अपन पहले मतलब कोई पूरी तरह से बाहर कोई पूरी तरह से अंदर, कोई आंशिक बाहर आंशिक अंदर, कोई एक जैसी बात नहीं होगी पूरे चक्कर में। अपन पहले पढ़ते इसमें कोर छादी में आरोही कोर छादी। मैं डायग्राम बनाऊं इसका, ये एक दल, दो दल दूसरे ओर आ गए, ये एक और आ गया, ये लीजिए, समझिए ये मात्रक्स है। तो ये हो गया पश्य दल, मात्रक्स की ओर हो गया वो। ये हो गए पार्श्व दल और ये हो गए अग्रदल। आप क्या देख रहे हो? पश्य दल पार्श्व दलों से ढका हुआ है, इधर वाली कोर भी ढकी हुई है, इधर वाली कोर भी ढकी हुई है, और पार्श्व दल अग्रदलों से ढके हुए हैं। आप ये भी देख सकते हो ये पूरी तरह से अंदर है, और ये जिस पे पेन चल रहा है अभी ये पूरी तरह से बाहर है। एक नंबर अंदर, दो नंबर बाहर, और बाकी आंशिक अंदर आंशिक बाहर। तो यहां पूरे चक्कर में एक जैसी बात नहीं है, मतलब आप कह नहीं सकते पूरे ही अंदर है, आप कह नहीं सकते पूरे ही बाहर है। कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ थोड़े अंदर थोड़े बाहर है। अगर ऐसा विन्यास है तो उसको कोर छादी। अब इसको मैंने आरोही कोर छादी क्यों बोला है? क्योंकि इसमें पश्य दल पूरी तरह से अंदर है, इसलिए इसको आरोही कोर छादी बोला। यानी इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा कि इस प्रकार के दल विन्यास में पश्य दल पार्श्व दलों से और पार्श्व दल
अग्रदलों से अतिव्यापित होते हैं, उनके द्वारा ढके होते हैं। ध्यान देना, या यूं बोल दीजिए, इसमें एक दल पूरी तरह से अंदर, एक दल पूरी तरह से बाहर, और शेष आंशिक अंदर आंशिक बाहर होते हैं, तो उसको बोलते हैं कोरछादी या आरोही कोरछादी। यह सेजल पिनोइडी उपकुल के पादपों की विशेषता है। सेजल पिनोइडी ये इस कुल के उपकुल के पादपों की विशेषता है, जिसमें केसिया आ जाता है। केसिया में यही होता है, गुलमोहर में यही होता है, बोहिनिया में यही होता है। ये याद करने की बात है, इन तीनों में यही होता है। ये था कोरछादी या आरोही कोरछादी। नेक्स्ट वन, अवरोही कोरछादी। अवरोही कोरछादी या अपन इसको एक और नाम से जानते हैं, ध्वजीय। ये आरोही का उल्टा कर दो, अवरोही हो जाएगा। जो उसमें बाहर था वो इसमें अंदर हो जाएगा, जो उसमें अंदर था इसमें बाहर हो जाएगा। कोरछादी है तो यहां पर भी अनियमित अतिव्यापन ही होगा। आप देखिए, एक चित्र आपके एनसीईआरटी और पैकेज दोनों में बना हुआ है। ये मात्रक्स, तो ये पश्चदल, ये पार्श्वदल, और ये अग्रदल। क्या देख रहे हो आप? यहां पश्चदल पार्श्वदलों को ढकता है और पार्श्वदल अग्रदलों को अतिव्यापित करते हैं। बिल्कुल उल्टा होगा आरोही का। आरोही में जो ढका जा रहा था वो इसमें ढकेगा, वहां जो अंदर था वो यहां बाहर रहेगा। तो अवरोही कोण, दोनों चित्रों को एक साथ देख सकते हैं आप, बिल्कुल उल्टा आ रहा है। तो जब पश्चदल पार्श्वदलों को और पार्श्वदल अग्रदलों को अतिव्यापित करें तो ऐसे दल विन्यास को अवरोही कोरछादी या ध्वजीय दल विन्यास कहते हैं। यहां पश्चदल पार्श्वदलों को और पार्श्वदल अग्रदलों को अतिव्यापित कर रहा है, और ये अवरोही कोरछादी या ध्वजीय मटर कुल के पादपों में पाए जाते हैं। मटर में, सेम में, इनमें पाए जाते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में आप देख रहे हो अनियमित अतिव्यापन है। यहां पर भी अनियमित है, इसलिए ये कोरछादी का प्रकार है। अनियमित का मतलब कोई बाहर कोई अंदर, ऐसे यहां पर भी अनियमित अतिव्यापन है। वो एक आरोही कोरछादी है और यह एक अवरोही कोरछादी है, जिसका एक नाम ध्वजी है। अगर केवल कोरछादी लिखा हुआ जाए और आपको किसी एक को चुनाव करना पड़े तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप आरोही कोरछादी को पढ़ोगे। वैसे एक मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये, और वो है क्विनकुंसियल। क्विनकुंसियल एनसीईआरटी में 4 ही हैं, मैं ऊपर बना देता हूं एक 5वां नंबर, क्विनकुंसियल। इसमें 2 बाहर, दलपुंज में जितने भी दल होंगे उसमें 2 दल पूर्णतया बाहर होंगे, 2 दल पूर्णतया अंदर होंगे, और एक आंशिक बाहर और आंशिक अंदर होगा। समझिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आप 1 नंबर और 2 नंबर को देखोगे, दोनों दल पूर्णतया बाहर हैं, दोनों किनारे बाहर हैं इनको। आप 3 नंबर और 4 नंबर को देखोगे, ये पूर्णतया अंदर है, और अगर आप 5वें को देखोगे तो ये आंशिक बाहर है और आंशिक अंदर है। तो जब 2 दल पूर्णतया बाहर हो, 2 दल पूर्णतया अंदर हो, एक आंशिक बाहर और आंशिक अंदर हो, तो उसको बोलते हैं क्विनकुंसियल। ये रेननकुलस में पाया जाता है, मुरैया में पाया जाता है। याद करने की बात है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, किसी का भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ये। चित्र देखकर पहचान पूछ सकते हैं, या पहचान या नाम देखकर चित्र पूछ सकते हैं, उदाहरण देकर भी चित्र पूछा जा सकता है। और एक मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड हो सकता है, जिसमें नाम और उदाहरण को मैच करवाया जा सकता है, नाम और चित्र को मैच करवाया जा सकता है। मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड में ध्यान से, या मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड टू कॉलम थर्ड हो सकता है, जिसमें नाम
चित्र और उदाहरण तीनों पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये नियमित अतिव्यापन किसमें होता है, अनियमित अतिव्यापन किसमें होता है और अतिव्यापन किसमें नहीं पाया जाता, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये आपको याद करने को। और ये हो गया आपका दलपुंज। आपने 2 चक्कर पूरे पढ़ लिए हैं, एक बाह्य दलपुंज और एक है दलपुंज। ध्यान से अब हम तीसरे चक्कर की बात करेंगे और तीसरा चक्कर होगा आपका दैट इज अगेन से पुमंग। तो आज उस पुमंग की केवल थोड़ी सी चर्चा और मतलब अभी बाह्य दलपुंज और दलपुंज समाप्त हो गए, अपन तीसरे चक्कर की चर्चा करते हैं पुमंग।